गिरफ्तार हो गए। ईओयू की विशेष टीम ने गोला रोड से अरेस्ट कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े इस मामले में एक्शन लिया गया है। आरोपी संजीव मुखिया गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। संजय पहले भी परीक्षा लीक मामलों में आरोपी रह चुके हैं और इस मामले में अब तक कुल 289 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें संजय कुमार प्रभात गिरफ्तार हो गए। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी है, कैसे गिरफ्तारी की गई और क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये गिरफ्तारी जो है वो बिहार सिपाही चयन परिषद के तरफ से एक परीक्षा आयोजित होनी है। ये परीक्षा जो है वो आज और 14 दिसंबर को आयोजित होनी है। और इसी दौरान जो है ये संजीव मुखिया गैंग की जो संजय प्रभात है, ये सक्रिय से जो है एक्टिव हुआ था। और इसी के बाद जो है इसकी गिरफ्तारी जो है वो पटना के गोला रोड इलाके से की गई है। ऊपर थाना क्षेत्र ये आता है। और टीआरई 3 जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इसने जो है पेपर लीक करने का काम किया था। और इससे पहले भी इसका जो इतिहास रहा है वो काफी बड़ा रहा है पेपर लीक के मामले में। ये तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एवं मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें 2016 में भी इसने पेपर लीक किया था, जिसका अनुसंधान सीआईडी हैदराबाद के द्वारा किया जा रहा था। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो है 2016 उसकी परीक्षा में भी रामनगर थाना हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में प्रतिवेदन इसके खिलाफ है। और कई मामले जो है इस पर पेपर लीक से जुड़े हुए पाए गए हैं। क्योंकि ये संजीव मुखिया गैंग का सक्रिय सदस्य है, एक्टिव मेंबर है। और 2 दिन पहले ही संजीव मुखिया को एक पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जो 2019 में पेपर लीक का मामला था मेडिकल एंट्रेंस से जुड़ा हुआ, उस मामले में ईओयू ने उसे गिरफ्तार किया था। और क्योंकि गिरफ्तारी पहले से हो रखी है संजीव मुखिया की, तो रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही थी ईओयू। और उसी दौरान में ये जानकारी मिली थी कि जो संजय प्रभात है ये जो है एक्टिव है, अभी भी गैंग के लिए काम कर रहा है। और उसी के आधार पर जो है ईओयू ने एक विशेष टीम का गठन किया। ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने पूरी जो है स्ट्रेटजी बनाई कि संजय प्रभात की कैसे गिरफ्तारी की जाए। और उसी के आधार पर ये पूरी टीम काम किया है और काम करते हुए कामयाबी हासिल की। कल जो है इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और फिलहाल इससे पूछताछ जो है आगे की ईओयू के द्वारा की गई है और इसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईओयू जो है वो जो हमारे आधिकारिक सोर्सेज हैं उनसे जो बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि संजय प्रभात को रिमांड पर लिया जाएगा और तेलंगाना पुलिस जो है इसे लेकर के तेलंगाना भी जाएगी। फिलहाल रिमांड पर लेकर के आगे ईओयू इससे पूछताछ करनी चाहती है और जल्द ही इसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, परीक्षा माफिया की गिरफ्तारी हो गई है। इसी बीच देखिए, बेगूसराय से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां घर में घुस करके व्यक्ति की हत्या की गई। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। छानबीन में पुलिस जुट गई है। छौड़ाही की पीर नगर की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। घर में घुस करके व्यक्ति की हत्या की गई, व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। अब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई है। पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये कौन अपराधी है जो घर में घुस करके व्यक्ति की जिसने हत्या की है। बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां घर में घुस करके एक व्यक्ति की हत्या की गई, गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर सियासी गलियारे से। आरजेडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आरजेडी में हार की समीक्षा बैठक पूरी हो गई है और आरजेडी के प्रमंडल वार समीक्षा बैठक, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की ये बैठक खत्म हो गई है। हार की वजह जानने को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। भीतर घातियों की पहचान हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं लालू प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और भीतर घातियों पर कार्रवाई सख्त होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पटना से ये बड़ी जानकारी। देखिए, हार के बाद से लगातार विपक्षी दलों की तरफ से समीक्षा बैठक रखी गई थी और इसी समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय जनता दल की जो बैठक पूरी हुई है उसमें ये चर्चा हो रही है कि भीतर घातियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें वो रिपोर्ट सौंपी जाएंगी और उसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीतर घातियों पर सख्त कार्रवाई होनी है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं
कि राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपनी समीक्षा बैठक की उस दौरान इस बात की चर्चा खुलकर सामने आई है कि भीतर घातियों ने ही धोखा दिया है और इसी वजह से करारी हार का सामना चुनाव में करना पड़ा। देखिए, लोकसभा में मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर गहमागहमी हुई है। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने करारा जवाब दिया। Of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. आपने सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे खड़े हो गए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा, आपने मुसलमानों को विदेश से लाकर बसाया, इसलिए एसआईआर और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। निशिकांत दुबे ने बताया कि आज जिस ईवीएम पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है उसे और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के ही राजीव गांधी लेकर आए थे। पहले बैलेट बूथ लूटने का हथकंडा था, अब बूथ लूटने का मौका नहीं मिल रहा तो परेशान है। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? जिस बिहार में इस साल पहली बार एसआईआर हुआ, उस एसआईआर पर मंगलवार को लोकसभा में बेहद गर्मागर्म बहस हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर एसआईआर पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि ऐसा क्यों है कि बिहार में एसआईआर के बाद भी बिहार में वोटिंग लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो है। अगर आपने वोटिंग लिस्ट साफ कर दी है तो बिहार में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो कैसे है? राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ये सिर्फ हरियाणा के बारे में साबित नहीं किया है, कर्नाटक में भी साबित किया है, महाराष्ट्र में भी साबित किया है। राहुल ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में इसी तरह चुनाव जीतती है। By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. और राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राहुल पर हमला बोला है तो कांग्रेस और आरजेडी ने राहुल के बयान को सही ठहराया। ये लोग आत्म मूल्यांकन करना चाहिए, सही दिशा मूल्यांकन नहीं कर अपने आप को भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई एसआईआर का दोष नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं की लगन, मेहनत और महिलाओं में, युवाओं में जो वोटरों का उत्साह था, उसका ये परिणाम है कि एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। एसआईआर प्रक्रिया बिहार में पूरा होने के बाद एक भी लोग ऐसा नहीं बिहार में मिला जो आरोप लगाया है कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट गया हो, और संवैधानिक संस्थाओं पर सिर्फ सवाल उठाते हैं। इतनी गैर जिम्मेदार नेता अगर देश के प्रतिपक्ष के नेता हो जाए तो इस देश का भला कौन करेगा?
आज जो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जानकारी दी है, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में SIR किस तरह से हुए, SIR के माध्यम से किस तरह से आज भी डुप्लीकेट वोटर्स, डुप्लीकेट फोटो वाले वोटर्स बने हुए हैं। लाखों ऐसे लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम है जिन्हें उनके गली मोहल्ले गांव के लोग जानते तक नहीं, कौन है, कहां से आ गए, कैसे उनका नाम जुड़ गया। तो ये वोट चोरी नहीं है क्या? देखिए, लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला हुआ है जितना बड़ा हमला अंग्रेजों ने भी नहीं किया। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का सम्मान किया गया। पीएम ने सांसदों से कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जन जन तक जन कल्याण योजनाओं को आप जरूर पहुंचाएं। चौदह नवंबर 2025 बिहार की जनता का प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में आया और इस बम्पर जीत के 25वें दिन दिल्ली के संसद भवन के अंदर से ये तस्वीर सामने आई है। एनडीए के सांसदों ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत मिलने पर पीएम मोदी का सम्मान किया। बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया है, अपार समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। इस बात को लेकर हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जितनी बड़ी जीत मिली है, जनप्रतिनिधियों को उससे ज्यादा मेहनत करके जनता तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचानी होंगी। ये जो नया दिशा प्रधानमंत्री जी ने जो आज दिया है, हम उसी पे चले। जाहिर सी बात है, बड़ी जीत के साथ जिम्मेवारी भी बड़ी मिली है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और माइक्रोसॉफ्ट भारत में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में करेगा और इसका ऐलान कंपनी के सीईओ सत्या नडेला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद की है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला ने घोषणा ये की है कि वो भारत में एआई के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं, जो एशिया में उनकी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा और इससे भारत के एआई फर्स्ट में मदद भी मिलने वाली है। वहीं सत्य नडेला ने मुलाकात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि जब बात एआई की आती है तो दुनिया भर को लेकर के आशावादी हैं। सत्या नडेला के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई और ये देख करके खुशी हुई है कि भारत वो स्थान बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार मिशन मोड में है। सीएम नीतीश ने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीएम नीतीश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल की, जिसका सीएम नीतीश कुमार खुद जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश घूम घूम कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, प्रोजेक्ट के एक एक हिस्से को बारीकी से देख रहे हैं। सीएम के साथ अधिकारियों की एक बड़ी टीम भी है। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार पुल पर खड़े होकर चहलकदमी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से बातें कर रहे हैं। नीतीश इस बड़े प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में हाजीपुर महनार रोड से चक सिकंदर तक के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक पहले चरण के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। दूसरे चरण में हाजीपुर महनार रोड से चक सिकंदर तक निर्माण किया जाना है। परियोजना की लागत 4,988 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट के तहत कच्ची दरगाह पटना से वैशाली के बिद्दुपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में 9.76 किलो लंबा पुल और 10 किलोमीटर तक पहुंच पथ का निर्माण कार्य होना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का भार कम होगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।
कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल सेमतीश कुमार का विजन है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बिहार में विकास को नए पंख लग जाएंगे। पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। कृषि, उद्योग और अन्य व्यवसायों का तेजी से विकास होगा। यही वजह है कि सीएम नीतीश इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जी जान से लगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले समेत कुल 19 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में 3 नए विभागों के गठन पर मुहर लगा दी है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग बनेगा, जिसके जरिए अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशन के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। डीए की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और इसके अलावा युवा कौशल के विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान की संतान को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदल करके इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का नाम दिया गया है। इसके साथ ही 3 विभागों का नाम भी बदला गया है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम चर्चा की गई। 3 नए विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो कौशल विकास, रोजगार, ये हमारी प्रायोरिटी है। नागर विमानन विभाग, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बिहार में नहीं था और चूंकि बिहार में बहुत जगह एयरपोर्ट और एयर एविएशन की सुविधा हो रही है तो उसकी जरूरत थी। और एक जो उच्च शिक्षा को अलग करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्वालिटी को और बिहार में इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए उच्च शिक्षा का भी अलग से विभाग बनाया गया। लगातार बिहार की सरकार अच्छा काम कर रही है। हम सब लोगों ने पहले ही कहा था, एनडीए की ओर से एक संकल्प पत्र जारी किया था कि उद्योग का विकास करेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले इस बात का इंतजाम करेंगे। तो राज्य की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है, बिहार की जनता के हित में काम कर रही है।